नमस्कार आप सभी को, मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री चैनल पे आप क्लास 10 की मैथ साइंस सोशल हमारे लाइव लेक्चर के थ्रू, जिससे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके थ्रू आप इससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पेड बैच नहीं ले रहे हैं। साल के एंड तक फ्री में आपको यहाँ से क्लास 10 का पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा एंडिंग तक पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। आप 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर पूरा है ना कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक बार पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है, लेकिन एक बार रिवीजन करके फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। जो चैप्टर है उसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है, और जो कंपाउंड होता है वो मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। दे आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। डन। अब एसिड बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। डन। तो हमारे पास एसिड का बेस का टेस्ट करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होता है। इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि अपने स्मेल को और अपने कलर को, ठीक है, एसिड या बेस के प्रेजेंस में चेंज कर लेता है। डन। जैसे फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर है, ठीक है। फिनोप्थलीन क्या है बेटा? एक प्रकार का इंडिकेटर, देखो यहाँ लिखा हुआ है। फिनोप्थलीन एक प्रकार का इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? इंडिकेटर हमारे पास 3 टाइप के होता है। कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं बेटा? 3। एक होता है नेचुरल, ठीक है, एक क्या होता है बेटा? नेचुरल। एक होता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कहते हैं उसको, ठीक है, और एक होता है ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी। तो हमारे पास यहाँ पे हाँ वो जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसमें मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आ जाता है, उसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर में क्या आता है? नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास और टर्मरिक, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये पीएच पेपर है, ठीक है, और ये हमारे पास 2 पेपर है, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास लिटमस पेपर है, ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या आएगा? हमारे पास आएगा फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आता है। क्या आता है बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये बेसिकली पीएच बताने के लिए काम में आता है। जो हमारे पास बेस का प्रेजेंस है वो कौन चेक कर देगा? फिनोप्थलीन चेक करके दे देगा। लेकिन जो हमें अगर स्पेसिफिक पीएच चाहिए वो पीएच कौन चेक करके देगा? हमारे पास ये यूनिवर्सल इंडिकेटर चेक करके देगा। तो हम पीएच कैसे चेक कर सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं, और या तो फिर हम किससे चेक कर सकते हैं बेटा? पीएच स्केल से चेक कर सकते हैं। डन। ये समझ में आ गया? हमारे पास ये देखो ये पीएच पेपर भी है, ठीक है, पीएच पेपर भी, इससे भी हम पीएच पता लगा सकते हैं, ठीक है। आज करके देखते हैं। चलो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमारे पास कितने हैं बेटा? 3 है। एक है हमारे पास क्लोव ऑयल, एक क्या है बेटा हमारे पास? अनियन, वनीला, और फिर क्या आता है बेटा हमारे पास? तीसरा क्लोव ऑयल, ठीक है, क्लोव ऑयल। ये 3 होता है। तो आज हम किससे एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं? ये सेम एक्सपेरिमेंट हम ये अनियन वाला देखने वाले हैं, ठीक है। ये प्याज को काट के इसमें, हाँ, ये प्याज में ऐसे काट के इसमें 2 कपड़े ऐसे लगाए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम बेस और एसिड डाल के देखेंगे कैसा स्मेल चेंज होता है कि नहीं होता है। डन। क्लियर हो गया? अब कौन सा बेस यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो भी उसका सॉल्यूशन भी हम प्रिपेयर करेंगे आगे चल के। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है हमारे पास, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास अनियन कैसे कलर को चेंज करता है? सॉरी, लिटमस कैसे कलर को चेंज करता है? 2 लिटमस होता है, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है, ठीक है। कितने लिटमस होते हैं बेटा? 2 लिटमस होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है। अब रेड लिटमस क्या करता है? सुनो, हमारे पास जो रेड लिटमस है वो रेड लिटमस बेस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा? बेस की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो वही अगर ब्लू लिटमस है, अगर मैंने उसमें एसिड डाला तो एसिड की प्रेजेंस में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। ये समझाया भी था मैंने, है ना, अनिल से समझाएगा। जो एसिड होता है और से क्या हो जाएगा? एसिड। एसिड क्या किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? नीले से। नीले से किसमें कन्वर्ट होता है? लाल में कन्वर्ट होता है। नीले से किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? लाल में कन्वर्ट होता है। मतलब ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट वो कर देगा। समझ में आ गया? तो हमारे पास एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। समझ में आ गया? डन। चलो, इसके बाद क्या दिया है बेटा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है। डन। इट गिव्स अस रेड कलर। ये हमें कौन सा कलर देता है बेटा? रेड कलर देता है। कब देता है रेड कलर? जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में मेनली हमें कौन सा कलर मिलता है? हर बार रेड कलर मिलता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर मिलता है बेटा? रेड कलर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये येलो कलर का ही रहता है जब बेसिक सॉल्यूशन में इसको डालेंगे। तो अगर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता
हम करके देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम फिनोप्थिलीन से करके देख लेंगे, लेकिन हमारे पास अगर मिथाइल ऑरेंज है उसको मैं एसिड में डालूंगा तो वो येलो कलर देगा। डन। इसके बाद फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या बेटा? फिनोप्थिलीन एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड है, मतलब कोई भी कलर नहीं होता फिनोप्थिलीन के अंदर, ठीक है। फिनोप्थिलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, ये एक आर्टिफिशियल एक सिंथेटिक जो आप बोल दो वो इंडिकेटर है, ठीक। ये एक कलरलेस सब्सटेंस है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो भी ये कलरलेस रहेगा, मतलब एसिड लिया बीकर में, उसमें थोड़ा सा फिनोप्थिलीन डाला, कोई कलर का चेंज आएगा, कोई कलर का चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। जिस कलर का एसिड है उसी कलर का रहेगा। इट गिव्स पिंक कलर टू द बेसिक सॉल्यूशन। पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन। अगर बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है, एल्किली है, ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास एल्किली सॉल्यूशन में अगर मैंने डाला हुआ है फिनोप्थिलीन को तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद लिटमस क्या होता है बेटा? लिटमस एक प्रकार का लिक्विड है, पर्पल कलर का लिक्विड होता है लिटमस। वो लिचिन प्लांट से आता है, ठीक है, ये सिम्बायोन प्लांट होता है एक प्रकार का। ये पर्पल कलर का रहता है और ये एक प्रकार का इंडिकेटर है जो कि अपने कलर को चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत सारे अदर भी होता है जैसे कि हाइड्रन का, पेटूनिया, गेरेनियम, ये सारे भी हमारे पास क्या एक प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का हमारे पास, ये भी सारे क्या है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसका यूज हम करेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे बन के आता है कभी भी तुम देख लेना, असर्शन रीजन हो गया, कोई एमसीक्यू हो गया, उसमें कहीं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। करते क्या है सुनो, मान लो वो तुमसे पूछ देंगे, मैं क्वेश्चन बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। तुमको बोल दिया कि जैसे तुमको नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा याद है? टर्मरिक याद है, लिखा है, टर्मरिक भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। टर्मरिक याद है, रेड कैबेज याद है, ठीक है। अब तुमने मान लो इन तीनों में से कोई एक कलर, एक का नाम तुम भूल गए। अब इनने क्या किया, तुम्हें 4 के नाम लिख के दे दिए, एग्जाम्पल 4 के उन्होंने नाम लिख के दे दिए कि उन्होंने लिख दिया टर्मरिक, हाइड्रन का, पेटूनिया और जर्मेनिया की जगह कुछ और वर्ड लिख दिया। अब तुमने पढ़ा ही नहीं है तो तुमको लगेगा यार 3 भी तो नेचुरल इंडिकेटर है, ये चौथा वाला भी नेचुरल इंडिकेटर होगा। अरे 3 तुमको तो यही लगेगा ना, तुमने नाम नहीं पढ़ा होगा, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब तुमने मान लो 3 के नाम पढ़े होंगे, 5वें का नाम याद नहीं हुआ या चौथे का नाम याद नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, तुम उसी पे टिक लगा के आ जाओगे, हाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन मान लो असर्शन में एक इंडिकेटर का नाम अगर गलत लिखा है तो पूरा सेंटेंस गलत हो गया, तो फिर तो असर्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आया? और अब रीजन देखा जाएगा, रीजन सही है या नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया? तो इसीलिए हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड पढ़ना या हर एक सब्सटेंस जो है हमारे पास उसको पढ़ना इसीलिए जरूरी है। डन। इसके बाद एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। एसिड और बेस को हम लेबोरेटरी में कैसे पहचानेंगे? देखो, एसिड क्या करता है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि H+ आयन रिलीज करता है, पहली बात तो एसिड है। और बेस क्या होता है बेटा? बेस OH- आयन रिलीज करता है। लेकिन लेबोरेटरी के अंदर मुझे एसिड अगर पहचानना है तो एसिड क्या करता है? इंडिकेटर्स के साथ अलग अलग कलर देता है। एसिड क्या करता है बेटा? इंडिकेटर्स के साथ अलग अलग डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। डन, ये समझ में आ गया? चलो, एसिड अगर अलग अलग कलर प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ, तो हमारे पास यहाँ कौन कौन से इंडिकेटर हमने लिए हैं? यहाँ पे हमने लिया गया है बेटा रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो रेड लिटमस क्या करेगा? जितने भी हमारे पास बेस हैं, जितने भी हमारे पास क्या है बेटा? बेस, सारे बेसिस को रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सारे बेसिस, जितने भी बेस रहेंगे वो सारे बेसिस रेड लिटमस से रिएक्शन करके उसको ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। अब कौन कौन से बेस हैं? बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे क्या है बेटा? हमारे पास बेस है। डन, समझ में आ गया? इसके बाद जितने भी एसिड होंगे वो सारे के सारे एसिड क्या करेंगे बेटा? एसिड हमारे पास कन्वर्ट कर देंगे ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा? रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन कौन सा एसिड है? HCl एसिड है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी क्या है बेटा? एसिड है। ये सारे क्या करेंगे? एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ब्लू लिटमस पेपर जो है हमारे पास, इस ब्लू लिटमस पेपर में इसको एसिड में डालेंगे और रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। डन। अब इसके बाद और क्या पूछा है बेटा? और पूछा फिनोप्थिलीन। तो जितने भी बेसिस हैं सारे बेसिस फिनोप्थिलीन, मतलब NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, ये सारे के सारे फिनोप्थिलीन के साथ कौन सा कलर देंगे बेटा? फिनोप्थिलीन के साथ पिंक कलर देंगे। कौन सा कलर देंगे बेटा? फिनोप्थिलीन के साथ पिंक कलर देंगे। डन हो गया, समझ में आ गया? इसके बाद दिया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज सारे एसिड के साथ रेड कलर देगा, जितने भी एसिड है सारे एसिड दिख रहे हैं, सारे एसिड के साथ रेड कलर देगा और सारे बेसिस के साथ येलो कलर देगा, ठीक है। सारे बेसिस के साथ कौन सा कलर देगा बेटा? येलो कलर देगा। अब एक बात समझो,
फेनोक्टलीन एसिड के साथ कोई कलर देगा क्या? नहीं, कलर जिस कलर का रहेगा कलरलेस ही रहेगा फेनोक्टलीन। फेनोक्टलीन अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्टिविटी करिए। ये मेरे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, अपना स्मेल चेंज करेगा। तो अनियन, वेनिला, क्लोव, इन सब में अगर मैं बेस डाल दूं, NaOH का अगर मैं सॉल्यूशन डाल दूं, ठीक है, NaOH का क्या डाल दूं बेटा? अगर मैं सॉल्यूशन डाल दूं, NaOH का सॉल्यूशन डालने पर ये सब अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं। इनका स्मेल क्या हो जाता है बेटा? स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। स्मेल क्या हो जाता है बेटा? डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन समझ में आया? इनका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। बाकी एसिड के साथ ये स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं करते। इसके बाद क्या दिया बेटा? चॉप्ड अनियन है, ये आज हम एक्टिविटी करके देखने वाले हैं। चॉप्ड अनियन को रखा, उसके मतलब चॉप्ड अनियन को एक रात ओवरनाइट रख दिया फ्रिज के अंदर, 2 कपड़े डाल के रख दिए, कपड़े भीग गए, उनके अंदर अनियन का स्मेल आएगा। कपड़ों को अलग निकाल लेना, उनके अंदर अनियन का स्मेल आएगा। अब क्या करना है? दोनों कपड़े पे, एक कपड़े पे आपको अनियन, जो जिसपे दोनों कपड़े पे तो अनियन लगा हुआ है, एक कपड़ा उस पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालना है, क्योंकि वो बेस है, एक पे एसिड का सॉल्यूशन डालना है। अब आपको स्मेल को देखना है, डिटेक्ट करना है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला है वहां से स्मेल गायब हो जाएगी, लेकिन जो हमारे पास अनियन जिसमें हमने एसिड डाला उसमें से स्मेल गायब नहीं होगी। यही एक्सपेरिमेंट आप क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस के साथ भी कर सकते हैं। वेनिला की खुशबू जिसमें से आप भी आप कर सकते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सार इन टेस्ट होता है, ठीक है। एसिड कैसा सब्सटेंस होता है बेटा? खाने में खट्टा लगता है। देन वो एसिड जो होता है वो H+ आयन रिलीज करता है, याद रखना, आगे आएगा, ठीक है। एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी करता है, क्योंकि उसके पास एसिड जैसे पानी में जाता है तो वो H+ आयन रिलीज करता है। एसिड पानी में जाके H+ आयन रिलीज करेगा, तो वो क्या करेगा बेटा? जैसे H+ आयन रिलीज होगा तो वो वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयंस ढेर सारे आ जाएंगे, क्योंकि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आयंस ज्यादा आने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होने लगती है। सेम चीज बेस के साथ भी होती है। सेम चीज किसके साथ होती है बेटा? बेस के साथ भी होती है। तो एसिड या बेस पानी के अंदर जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि वो एनायन और केटायन में टूट जाता है। सम कॉमन फ्रूट सच एज, मतलब जिसके अंदर एसिड रहेगा, ऐसे फ्रूट्स का नाम क्या है बेटा? रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप, कच्चा आम, कच्चा अंगूर, लेमन, ऑरेंज, टारमरिंड, ये इमली, इन सब में बहुत सारा जो रहता है वो एसिड पाया जाता है, इसलिए खट्टे होते हैं खाने में। सारे टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम, पहले बता दिया। साल्ट मिल्क, जो दही होती है, दूध जो होता है वो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। तो मतलब जो दही होता है, दही खाने में खट्टा इसलिए होता है क्योंकि दही के अंदर भी क्या होता है बेटा? एसिड होता है। डन, क्लियर हो गया। एसिड की एक पहचान क्या है कि वो ब्लू लिटमस को, एसिड की बेसिक पहचान क्या है कि वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस में। क्लियर हो गया बेटा? डन। ये विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। खाने वाला जो विनेगर होता है, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? एसिडिक एसिड होता है ना। देखो ये विनेगर है ना, ये विनेगर है, ठीक है, व्हाइट विनेगर है ये, ठीक है। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? एसिडिक एसिड होता है, ठीक, क्लियर हो गया। एसिडिक एसिड ना, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी अपन रिएक्शन कराएंगे इसका, ठीक है, NaHCO3 से, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो क्या करेगा बेटा? ऐसे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, ठीक है। अभी रिएक्शन में करके दिखाऊंगा इसको। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? सिट्रिक एसिड होता है। टारमरिन के अंदर टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे हमारे पास सार मिल्क, मतलब दही, दही के अंदर क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड, ये दोनों में मिथेनोइक एसिड होता है। एक क्वेश्चन आया था एक बार CBSE में, उसमें लिख दिया था कि असर्शन, ठीक है, असर्शन में लिखा हुआ था कि हमारे पास एंड स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, एंड जो नेटल स्ट्रिंग होता है उसके अंदर इथेनोइक एसिड होता है। ये असर्शन कर दिया, ठीक। अब इसके नीचे रीजन लिख के दिया। अब असर्शन तुम्हारा रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। सैंपल पेपर का बता रहा हूँ, सैंपल पेपर में कहीं मैंने देखा था, उसमें था ये कि एंड स्ट्रिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड है और नेटल स्ट्रिंग के अंदर इथेनोइक एसिड है। अब आपने एक पढ़ा होगा, आपको एक याद होगा, दूसरे में आप कंफ्यूज हो गए, यार नेटल स्ट्रिंग में भी तो मिथेनोइक होता है, लेकिन इसमें लिखा है, एक से लिखा मतलब दूसरा भी सही लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपको क्वेश्चन ही ऐसा बना के देंगे कि आपको एक चीज आती होगी, दूसरी चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा असर्शन गलत है, तो ना पूरा असर्शन क्या है बेटा? गलत है। क्लियर हो गया? डन। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऐसा कोई भी एसिड जो पानी के अंदर H+ आयन बहुत जल्दी ब्रेक कर देता है, डिसोसिएट कर देता है, ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन वही एसिड
अगर जल्दी से पानी के अंदर OH माइनस H प्लस आयन रिलीज ना कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड कहते हैं। अगर पानी के अंदर कंप्लीटली H प्लस आयन दे रहा है कोई भी एसिड, पूरी तरह से H प्लस आयन अगर दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो पूरी तरह से H प्लस आयन नहीं दे पा रहा है तो वो वीक एसिड है। डन। मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड जो है ये सारे के सारे मिनरल एसिड है। सारे के सारे क्या है बेटा, मिनरल एसिड, क्योंकि ये एसिड्स हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके नहीं बने, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक एसिड नहीं बोलते। और मेनली इन एसिड का यूज हम खाने पीने में तो यूज नहीं ही करते हैं। क्लियर हो गया, इन एसिड का यूज हम खाने पीने में नहीं करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी रिएजेंट्स है, बहुत हार्ड या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। डन। इसी बात ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है बेटा, एसिडिक एसिड, ठीक है, अभी बताया था। फॉर्मिक एसिड, इसी फॉर्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मीथेनोइक एसिड कहते हैं। वही जो नेटल स्टिंग में और कहाँ पाया जाता था, एंड स्टिंग में, दोनों में मीथेनोइक एसिड ही पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, अभी लिखा था है ना, इमली में पाया जाता है, टार्मरिन में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे जो एसिड है खाने पीने के काम में आते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इनके पास ढेर सारे कार्बन हाइड्रोजन, मतलब इनमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड होते हैं इनमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन का यूज होता है, साथ में हम ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारे कंपाउंड है ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये जैसे कि हमारी सॉस की बोतल हो गई, इसके अंदर यूज हुआ है, ठीक है, ऐसे बहुत जगह पे इसको यूज करते हैं। डन। चलो इसके बाद क्या दिया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या कहता है, सुनो, जब एसिड के अंदर H प्लस आयन ढेर सारी क्वांटिटी में होगा वो कंसंट्रेटेड एसिड है। मान लो जैसे पानी है, वो इस एसिड के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, मतलब एसिड प्योर एसिड है। क्या बेटा, प्योर एसिड है, प्योर एसिड है। प्योर एसिड क्या होता है, जिसमें सिर्फ HCl होता है। प्योर एसिड में क्या होता है बेटा, HCl होता है। प्योर एसिड में HCl होता है, सिर्फ HCl रहेगा, या सिर्फ क्या रहेगा, H2SO4, साथ में पानी के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, साथ में पानी के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया, साथ में पानी के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो जब पानी के मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं रहेंगे, ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। लेकिन यही अगर पानी के मॉलिक्यूल मैंने एसिड के अंदर ढेर सारे डाल दिए, यही अगर पानी के मॉलिक्यूल मैंने एसिड के अंदर ढेर सारा पानी डाल दिया उठा के, ठीक है, एसिड के अंदर, वैसे अभी ये भी पढ़ेंगे कि पानी में एसिड डालना है कि एसिड में पानी, है ना। तो अभी यहाँ पे हमारे पास अगर मैंने पानी में ढेर सारा एसिड डाल दिया है तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एसिड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब पहले आपने क्या किया, बीकर में पानी लिया, पानी लेके उसमें एसिड को ऐड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे पानी की भी क्वांटिटी है और साथ में एसिड की भी क्वांटिटी है। साथ में क्या है बेटा, एसिड की भी क्वांटिटी है। जब पानी और एसिड दोनों अच्छे अच्छे अमाउंट में होते हैं, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में होता है, ऐसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो कहते हैं बेटा, ऐसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। क्लियर हो गया, बात है समझ में, ये डाइल्यूट एसिड है। और ये एसिड हमारे पास कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इन सब में पानी नहीं था, जिसमें पानी होगा वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। डन, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम पानी के अंदर ही एसिड को क्यों मिलाते हैं, एसिड में पानी को क्यों नहीं मिलाते हैं, क्योंकि जब भी हम ढेर सारा पानी लेके उसमें एसिड को ऐड करते हैं तो कंडीशन में क्या होता है, जो भी एसिड है वो पानी में ऐड होने पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत सारी हीट निकलती है। अब बीकर में अगर या कंटेनर में पहले से पानी होगा और आपने एसिड डाला है तो एसिड से निकलने वाला सारा हीट पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन मान लो पानी थोड़ा सा और एसिड ज्यादा डाल दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, हीट पानी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और पानी टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल के भागने लगेगा। डन, क्लियर हो गया। तो कंसंट्रेटेड एसिड होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है वाटर की, जिसमें पानी बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में होता है। ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। इसके अंदर अगर हम पानी ऐड कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ठीक है, व्हेन वाटर इज एडेड लिखा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। देन क्लियर हो गया। डाइल्यूटिंग द एसिड, हम पानी में एसिड को मिलाते हैं, एसिड को पानी में नहीं मिलाते, अभी कुछ देर पहले बताया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो मतलब एसिड में पानी मिलाओगे तो पानी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो वहाँ भी होगी और सारे स्प्लैशेस बाहर आ जाएंगे और हम मतलब जो भी इंसान डाल रहा है उसके ऊपर वो स्प्लैशेस गिर सकता है, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो ड्रॉप्स हैं, वो एसिड के लग सकता है। ठीक है, और डैमेज हो सकता है, क्योंकि एसिड कोरोजन नेचर का होता है, तो जो हमारी स्किन है उसको जला देगा। ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, स्किन को जला देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास
फैक्ट दिया हुआ, ये एक्टिविटी ये करके देख लेना, ठीक है। अभी आज हम परफॉर्म करके देखेंगे। ये सब बता दिया, एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सारिन टेस्ट होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में टर्न कर देता है, ठीक है, ये सब पढ़ा दिया है। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। एसिड कभी भी किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा? अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे देखो ये हमारे पास कौन सा मेटल है? ये जिंक मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है वो पूरे जिंक मेटल के साथ दी है। जिंक मेटल में डिफरेंट हमें मतलब जिंक मेटल के साथ हमें डिफरेंट एसिड्स को डालना है, और वो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। हमारे पास जब भी जो एसिड है वो मेटल के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। देखो जैसे कि जिंक है, जिंक ने अगर HCl के साथ रिएक्शन किया, जिंक ने अगर HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा बेटा? ZnCl2। क्या बनाएगा? ZnCl2, और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बैलेंस कर लो, 2 यहाँ लगा देना, बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, ये सॉल्ट है, और सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन गैस है। क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस है। देन क्लियर हो गया। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन मेनली बहुत सारों में ये नहीं भी बनाता है, ठीक है। पहले देखो, एक जिंक है, ये जिंक का रिएक्शन हम करा सकते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। जिंक का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा ZnSO4, और साथ में क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या निकालेगा बेटा? साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। डन, क्लियर हो गया। साथ में हाइड्रोजन गैस बना देगा। डन, क्लियर हो गया। चलो, तो हमारे पास जब भी मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? मेटेलिक सॉल्ट, उसी मेटल का सॉल्ट बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या निकालता है बेटा? साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके उसी मेटल का सॉल्ट, जैसे जिंक है तो जिंक का सॉल्ट बन रहा है, साथ में क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। डन, क्लियर हो गया। देखिए यही जिंक अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन पहले भी पढ़ाई है, यही अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? तो ये बनाएगा हमारे पास जिंक, अगर रिएक्शन करता है HNO3 के साथ तो क्या बनाएगा बेटा? N2O गैस, ठीक है। साथ में क्या बनाएगा बेटा? साथ में बोलो, ZnNO3 का होल ट्वाइस, साथ में क्या बनाएगा बेटा? वाटर। साथ में क्या बनाएगा बेटा? वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया। बैलेंस करना है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, जिंक यहाँ पे कितना है बेटा? 1, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना होगा बेटा हमारे पास? 4 होगा, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होगा बेटा हमारे पास? 4, ठीक है। इसमें 10 लगा देते हैं, और इसमें 5, जिंक 5 लगाना है तो यहाँ 5 लगा देंगे। नाइट्रोजन बैलेंस नहीं होगा, जिंक वहाँ पे 4 लगाते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा। देखो जिंक 4 है, यहाँ पे अपने को 4 लगाना है, यहाँ पे 4 लगाना है। हाइड्रोजन अपने पास 10 है तो यहाँ मैं 5 लगा देता हूँ। देखो बैलेंस है, गिन लो। जिंक 4, जिंक 4 है, जिंक 4, यहाँ पे देखो जिंक 4 है। नाइट्रोजन कितना बेटा? 4 to the 8 + 2 10, तो नाइट्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 10। हाइड्रोजन अपने पास ऑक्सीजन कितना है बेटा? 30 30, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना बेटा हमारे पास? 5 और 6 12 12 और 4, 12 का इंटू 4 में करोगे तो 12 का इंटू सॉरी 2 3 6 6 4 24 24 25 25 और 5 30, ठीक है। तो बैलेंस है, ठीक है। चलो यहाँ पे तो हमें हर बार बबल देखने के लिए मेनली किसकी देखने के लिए बबल मिलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस की मिलती है। लेकिन जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे N2O गैस मिलती है, और बहुत बार तो NO2 गैस भी मिलती है, ठीक है। N2O या तो NO2, दोनों में से कोई एक गैस वहां से लिबरेट होती है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? जैसे कि NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बेकिंग सोडा, या ऐसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? मीठा सोडा, ठीक, ये मीठा सोडा। चलो बेटा इधर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको मीठा सोडा बोलता है, ये बेकिंग सोडा भी कहलाता है। इसका रिएक्शन अगर किसी भी एसिड के साथ कराओ तो क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा, और साथ में क्या निकालेगा? NaCl, नमक बना देगा, ठीक है। और क्या बनाएगा? सुनो, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? ये सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 मोल ऑफ पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने HCl डाल दिया या कोई भी दूसरा एसिड डाला
क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा बेटा, NaCl बनाएगा। ये नीचे वाले को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, सोडियम 2 हो गया, कार्बन वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ ऊपर वाले को बैलेंस करना पड़ेगा, क्या ऊपर वाला वाटर 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है, क्लोरीन 2 है, पता है कि एक बैलेंस, ऊपर वाला बैलेंस, ऊपर वाला बैलेंस है डन। तो हमारे पास जब भी बेकिंग सोडा या हाइड्रोजन कार्बोनेट या हमारे पास कार्बोनेट ग्रुप जब भी रिएक्शन करता है हमारे पास एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाता है। डन, क्लियर हो गया। एसिड रिएक्ट विद बेस तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो पता ही है। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा, ठीक है। अब एसिड कौन सा, चलो तुमने ले लिया एसिड HCl, बेस कैसे बनाओगे, NaOH बेस है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया तो क्या बनाएगा, सॉल्ट मतलब NaCl प्लस वाटर, ठीक है, साथ में क्या बनाएगा बेटा, वाटर बना देगा, क्लियर हो गया। तो इस रिएक्शन क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर हो गया। इसके बाद 2 ml NaOH का सॉल्यूशन लिया, इसको फेनोक्सिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये अपन आज एक करके देखेंगे, ठीक है। NaOH लिया, NaOH में फेनोक्सिलीन डाला, पिंक कलर आएगा, फिर उसमें एसिड डाल दिया, पिंक कलर गायब हो जाएगा क्योंकि एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन कर लिया, फेनोक्सिलीन अलग हो गया। फिर उसमें NaOH अगर मैं थोड़ा सा डालूंगा तो वो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। डन, क्लियर हो गया। इसके बाद एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास देखो ये फेरिक ऑक्साइड है, क्या बेटा, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये देखो लिखा है ना अपने पास, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बेटा, रस्ट का फॉर्मूला है। तो फेरिक ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड किसकी तरह काम करते हैं, एज अ बेस, और इस बेस का रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, एसिड के साथ। तो अभी आपने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो सेम मेटल ऑक्साइड भी एक प्रकार का बेस है, तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, क्लियर हो गया। चलो एसिड कौन सा, अब एसिड हमने मालूम ले लिया HCl का रिएक्शन बेस क्या है, बेस क्या अपने पास, मेटल ऑक्साइड Fe2O3, क्या बनाएगा, सॉल्ट, क्या बनाएगा, FeCl3, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, साथ में क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। बैलेंस करो रिएक्शन को, बैलेंस करो रिएक्शन को। हाइड्रोजन 2 है, वहां 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 लगा दिया। आयरन कितना बेटा, 3 है, आयरन 3 है, दिक्कत ये हो जाएगी कि आयरन को भी अपने को 3 बनाना पड़ेगा, लेकिन 3 बना नहीं सकते, यहाँ लगाएंगे 6, क्लोरीन 6 है, यहाँ 2 लगा दो, आयरन 2 पहले से, मेरे ख्याल में देख लो बैलेंस है, नहीं है तो यहाँ पे 3 लगा दिया, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस है, देख लो, ठीक है। अपने पास अगर मैं HCl है, HCl को फेरिक ऑक्साइड में डालता हूँ तो क्या बनाएगा, FeCl3, फेरिक क्लोराइड बनाएगा, और साथ में क्या निकालेगा बेटा, वाटर निकालेगा। अब मैं इसका रिएक्शन किससे करा सकता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकता हूँ, या मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी करा सकता हूँ। HCl का रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम रिबन है अपने पास, मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl से करा देंगे, क्या बनाएगा बेटा, ये इसका रिएक्शन अगर मैं इससे करा दूंगा तो ये क्या बना लेगा, बनाएगा MgCl2, और साथ में क्या बनाएगा बेटा, वाटर, साथ में क्या बनाएगा बेटा, वाटर बना लेगा। डन, क्लियर हो गया। चलो बैलेंस कर लेना इसको, तो ठीक है, बैलेंस कर लेगा। नेक्स्ट पूछा गया ऊपर एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए थे, सार सब्सटेंस या कर्ड को पानी के अंदर किसी भी मेटल कंटेनर के अंदर क्यों नहीं रखते, क्योंकि उनके अंदर एसिड होता है, एसिड के बाद कोरोजन नेचर होता है, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा, मतलब कुल मिला के मेटल को कोरोड कर देगा। डन। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, कौन सी गैस निकलती है जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, यूजुअली हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, एक्सेप्शन का केस भी मैंने बता दिया, ठीक है, यूजुअली हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल कंपाउंड ए है, ठीक है, एक मेटल का कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड मतलब NaHCO3 मेटल का कंपाउंड है, ये NaHCO3 इसका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया, मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो क्या बनाएगा, एफरवेसेंट निकालेगा। एफरवेसेंट मतलब भी बताया था, क्या होता है एफरवेसेंट मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एफरवेसेंट मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो एफरवेसेंट प्रोड्यूस करेगा, क्या लेना पड़ेगा, वही सेम रिएक्शन, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, इसका रिएक्शन किससे कराया बेटा, HCl से कराया, क्या बनाएगा, NaCl प्लस एफरवेसेंट, एफरवेसेंट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
और साथ में क्या निकालेगा बेटा, वाटर निकालेगा। क्या निकालेगा बेटा, वाटर निकालेगा। डन, क्लियर हो गया। चलो, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड मेरे पास फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो सब्सटेंस लेना पड़ेगा वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर मैं HCl से कराता हूँ तो मेरे पास बनेगा CaCl2, साथ में क्या बनाएगा, वाटर, साथ में क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डन, क्लियर हो गया। चलो, नहीं बेटा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ही तो होगा, CaCl2 ही आएगा, CaCl2 ही आएगा, CaCl2 आएगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। देन इसको हम यूज कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा है। कोरोसिव नेचर होता है, हाथ पे या कहीं डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आएगा तो वो पूरा का पूरा हमारे स्किन को जला देगा। देन सारे एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है, एसिड सारे के सारे H+ आयन रिलीज करते हैं जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है। ठीक है, और पानी के अंदर जाने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इस रिएक्शन को और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, देख लो प्रोसेस को और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लो कैसे बनेगा। सुनो ना, हमारे पास देखो पानी है, पानी में जब भी आप कोई भी एसिड को डालता है, कोई भी आप एसिड डालते हो तो एसिड क्या होता है, सुनो, एसिड को जैसे मैं पानी में डालता हूँ तो ये जो एसिड है, जैसे मान लो ये HCl एसिड है, ये HCl एसिड कैसे बन जाता है, HCl ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। ये जो H+ आयन है, ये H+ आयन पानी में जाके मिलता है और बनाता है H3O+ आयन। क्या बनाता है बेटा, H3O+ आयन। डन, क्लियर हो गया। क्या बनाएगा, इस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। सारे एसिड के अंदर ये एक चीज है जो कॉमन है, सारे एसिड के अंदर ये एक चीज क्या है बेटा, कॉमन प्रेजेंट होती है। डन, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करता है एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सुनो, जैसे मान लो मेरे पास बीकर में मैंने ग्लूकोज डाला हुआ है, पानी लिया, पानी में ग्लूकोज डाला और वहां से दो ऐसे कील लगा दी और यहाँ से एक बल्ब लगा दिया ग्लो कराने के लिए। तो ग्लूकोज में H+ आयन नहीं होते, ग्लूकोज के अंदर H+ आयन नहीं होते। ग्लूकोज इज नॉट एबल टू जनरेट H+ आयन। इफ देयर इज नो H+ आयन, अगर वहां पे H+ आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वही अगर मैंने यहाँ पे डाइल्यूट एसिड कर दिया, डाइल्यूट एसिड मतलब पानी लिया, पानी में अगर मैंने एसिड को मिला दिया, पानी में जैसे ही मैं एसिड को मिलाऊंगा तो सारा का सारा जो एसिड है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होगी। क्यों होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो, क्योंकि H+ आयन रिलीज करता है और वहां पर शो होता है। देन ये भी पढ़ाया हुआ है, बता दिया ना। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, NaCl में, नमक में H2SO4 को ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करते हैं बेटा, H2SO4 को ऐड कर देते हैं। जैसे ही नमक के उसमें H2SO4 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वो क्या बनाता है, वो बनाता है Na2SO4 और साथ में निकालता है हाइड्रोजन गैस। क्या निकालता है बेटा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये हाइड्रोजन गैस, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये जो मेरे पास लिटमस पेपर है ये गीला नहीं है, ये ड्राई है। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। ठीक है, तो मान लो ये लिटमस पेपर अगर मेरे पास ड्राई है, कौन सा लिटमस पेपर है, मान लो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, लेकिन वो कैसे बेटा, ड्राई है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो H+ गैस होती है वो जो वहां निकल रही है वो यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, ये थोड़ा सा अलग हो गया, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे जो रिलीज होगा वो हाइड्रोजन गैस नहीं, वो एसिड रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा बेटा, HCl एसिड रिलीज होगा। जो एसिड मेरे पास, सुनो, जो एसिड मेरे पास यहाँ रिलीज हो रहा है, जो HCl एसिड मेरे पास यहाँ से रिलीज हो रहा है, HCl एसिड जो है वो अगर मेरे पास रिलीज हो रहा है यहाँ से, तो वो यहाँ टेस्ट ट्यूब पे, यहाँ पे अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उससे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो ड्राई है, क्योंकि फिलहाल वो क्या है बेटा, ड्राई है। लेकिन जैसे ही मैं इस लिटमस पेपर को पानी में डिप कर देता हूँ और पानी में डिप करने के बाद इसको लगाता हूँ, तो पानी के प्रेजेंस में या वेट जो लिटमस पेपर है वो क्या करेगा, वो जो भी एसिड उसके अंदर आएगा वो एसिड को H+ आयन में ब्रेक कर देगा। जैसे मान लो अपने पास जो लिटमस पेपर है वो पूरा का पूरा कैसा है बेटा, वेट है। वेट मतलब गीला है। गीला लिटमस पेपर में जैसे ही HCl लगेगा, अरे जैसे ही HCl पानी में लगेगा वैसे ही क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा
और ये H प्लस आयन क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। डन, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ NaCl और इसको क्लीन कर लो अच्छे से टेस्ट ट्यूब को, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो, वहां पे से HCl एसिड निकलेगा। वो HCl एसिड अगर ड्राई लिटमस पेपर पे जाके लगेगा तो कोई भी कलर का चेंज नहीं आएगा, लेकिन भाई अगर वेट होगा, गीला होगा, तो वहां पे ब्लू लिटमस देखो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, रेड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मुझे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, वहां पे एक गार्ड ट्यूब लगाऊंगा कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का गार्ड ट्यूब लगाऊंगा, ताकि सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए। मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है या जो HCl गैस निकल रही है, वो पानी उसमें आ गया, गलती से मॉइस्चर के फॉर्म में आ गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो वो तो H प्लस आयन में ब्रेक हो जाएगा। आपका भले ही आपका जो लिटमस पेपर है वो गीला हो चाहे ना हो, ठीक है, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा ना रेड में, ठीक है। क्यों, तो मॉइस्चर को हटाने के लिए हम ये जो यहाँ पे लगाया हुआ डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब में हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लगा देते हैं, वो सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वहां पे मॉइस्चर है तो ठीक है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। डन। इसके बाद एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को इजीली H प्लस आयन रिलीज कर देता है, ये हमने पढ़ा ही हुआ है पहले। स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, ये लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिलीज करता है पानी के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है, ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। वीक एसिड क्या करते हैं, वो H प्लस आयन ज्यादा रिलीज नहीं कर पाते। H प्लस आयन अगर ज्यादा रिलीज नहीं कर रहा है तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो नहीं कर पाएंगे, कोरोसिव नेचर की भी अच्छे से नहीं होंगे। क्लियर हो गया। ये सल्फ्यूरस एसिड, मिथेनोइक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड और हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये एसिड वीक एसिड है। डन। यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री, ये सब यूज है अमोनिया बनाने के लिए। बेसिकली हम यूज करते हैं कार बैटरीज के अंदर, जो भी कार बैटरी, घर में जो बैटरी लगी है, सब में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। एक्सप्लोसिव डिटर्जेंट, सिंथेटिक केमिकल, प्लास्टिक, ये सब बनाने में हम एसिड का यूज करते हैं। लिथियम की रॉड होती है, लेकिन जो लिक्विड डालते हैं वो एसिड होता है, ठीक है। रॉड जो होता है वो लिक्विड। अब क्या रहता है, मतलब समय के साथ सब चीजों में हम क्या करता है, बदलाव लेके आते हैं, क्योंकि वो इजीली मतलब ज्यादा आउटपुट दे रहा होता है। जैसे अभी शायद कुछ सालों में आ जाएगा कि जब हम फोन खरीदेंगे तो फोन के साथ एक ऐसी मतलब लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो कि जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन लगभग 5 साल होगी। तो एक बार अगर आपने बैटरी अगर फोन के साथ ली है तो 5 साल तक वो फोन चलेगा बिना चार्ज किए, ठीक है। और जो फिर बैटरी बदलेगी, चार्जर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी उस बैटरी की। लिथियम की जो बैटरी बनती है ना, क्योंकि लिथियम को उसमें मॉडिफाइड किया गया है, मॉडिफाइड करके उस बैटरी को ऐसा बनाया गया कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो 2, 4, 5, 10 घंटे 20 घंटे होती है ना, ये नहीं, ठीक है। वो सीधा लाइफ टाइम 5 साल 7 साल 8 साल चलेगा। बहुत बड़ा बैटरी नहीं होगा, छोटा सा बैटरी रहेगा, ठीक है। हाँ ना, तो उसके अंदर लिथियम रहता है, केमिकल्स रहता है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स निकालता है वहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे इसके अंदर जो बैटरी लगी है, फोन के अंदर जो बैटरी लगी है, वो केमिकल रिएक्शन शुरू कर रही है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम फिर से इसको चार्ज करके क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं। ऐसे मान लो कि एक जिंक था या एक मान लो लिथियम था, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिथियम प्लस बन गया, हम फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको लिथियम बना रहे हैं। अब चार्जर हटाया, बैटरी फुल, अब फिर से उसको यूज करेंगे, यूज करने में इलेक्ट्रॉन्स फिर से यूज हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस चलते रहती है। वहां पे उस बैटरी में कुछ ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि वो फिर से खुद ब खुद चार्ज हो जाए, या उसका जो नंबर ऑफ आयन्स है वो बहुत ज्यादा रहेंगे, तो बहुत साल तक चल जाएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा है ना चार्ज करने का कॉन्सेप्ट। तो गाड़ी में पेट्रोल की जगह सीएनजी और ये सब आ रहा है, वो तो फ्यूल है, मजा खत्म हो जाएगा चलो ठीक है। नाइट्रिक एसिड से हम बेसिकली क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव बनता है हमारे पास क्या, जैसे कि TNT, ठीक है, ये सब हम बनाते हैं, ठीक है। हार्पिक नहीं आया, सॉरी, ठीक है, फोटो नहीं लगाई अपने हार्पिक, ठीक है। इसके बाद लिटमस क्या करता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। डन।
बेस जो रहता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी एसिड्स, ठीक है। बेसिस न्यूट्रलाइज करता है एसिड को और सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। अपोजिट केमिकल रिएक्शन शो करता है, अपोजिट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं सारे मेटल ऑक्साइड, सारे मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। तो उसमें OH आयन जो रहता है वो प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड कहेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। डन। इसके बाद हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है बेटा, बेसिस हैं। देन वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्किली कहते हैं, ये पहले भी बताया था मैंने। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या कहते हैं बेटा, एल्किली कहते हैं। अगर पानी के अंदर कोई बेस डिसॉल्व हो जा रहा है तो वो एल्किली है। व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन, सारे बेसिस के अंदर क्या कॉमन होता है, तो अगर सारे बेसिस को मैं पानी में डालूंगा तो वो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है, ऐसे बेसिस जो ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज करे, लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयन पानी के अंदर रिलीज करे, उसे स्ट्रॉन्ग बेसिस कहता है। वीक बेसिस क्या होता है, जो कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, उसे वीक बेसिस कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है, बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी टू टच होता है, सोप के अंदर बेस होता है, बहुत सॉफ्ट सा लगता है, टच होता है। रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिकल मतलब पानी के अंदर अगर बेस को डालेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी पे आता है, बेस अगर रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो हमारे पास एक सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे जैसे जिंक है, जिंक ने रिएक्शन करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक NaOH के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा हमारे पास Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकालेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ये रिएक्शन भी आज हम करके देखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकालेगा वाटर। ये रिएक्शन भी आज हम करके देखेंगे। क्लियर हो गया, चलो। इसके बाद ये है बेस रिएक्ट विद एसिड। बेस किसके अंदर, आप खत्म हो जाएगा, बेस खत्म है, इसके बाद सॉल्ट आ जाएगा। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताइए, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देता है। एसिड का pH 7 से कम होता है, बेस का pH 7 से ज्यादा होता है, लेकिन जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका pH, उसका जो pH रहता है वो 7 रहता है, वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होता है। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कोई भी हमारे पास मान लो बेस है, बेस मतलब NaOH है, अगर ये नॉन मेटल ऑक्साइड मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, मतलब क्या बनाएगा, Na2CO3, और साथ में क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, वाटर बन जाएगा। आप ये सब्सटेंस आप बना के एक बार देख लेना, इसको बैलेंस करके देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। देन इसके बाद यूजेस ऑफ बेस, बेस का यूज कहाँ है बेटा, सोप बनाने में, बोरेक्स बनाने में, अमोनिया को बनाने में यूज करते हैं हम, और बेकिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं सब्सटेंस का। क्लियर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज आता है, तो यूजेस पढ़ लेना एक बार, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे पता करते हैं, वो आता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से, पीएच कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। H+ आयन जितने ज्यादा होंगे, H+ आयन जितने ज्यादा होंगे, पीएच का वैल्यू उतना कम होगा। H+ आयन जितने ज्यादा होंगे, पीएच का वैल्यू उतना कम होगा, वो सब्सटेंस एसिडिक कहलाएगा। तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिडिक। H+ आयन जितने कम होंगे, पीएच उतना ज्यादा होगा, वो सब्सटेंस बेस कहलाएगा। वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, व्हाट इज पीएच। पीएच इज नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ H+ आयन, नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ H+ आयन, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पीएच बोलते हैं। या पीएच को अगर मैं देखूं तो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन। जितना ज्यादा H+ आयन होगा पीएच उतना, जितना ज्यादा H+ आयन होगा पीएच उतना कम होगा, ठीक है। H+ आयन जितना ज्यादा, पीएच का वैल्यू उतना छोटा। H+ आयन ज्यादा होगा तो सब्सटेंस एसिडिक होगा, पीएच का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसा रहेगा। H+ आयन कम हो गए, H+ आयन कम होंगे, सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बेस, तो पीएच का वैल्यू उतना बढ़ जाएगा।
एसिड क्या करता है बेटा, पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है, और उसके अंदर ढेर सारे H+ आयन होते हैं, उस सॉल्यूशन को हम एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे एक्सेस में OH- आयन होते हैं, उस सब्सटेंस को हम बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। डन। ये हमारे पास एक पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में हम पीएच को समझ रहे हैं। पीएच का वैल्यू 0 से लेके स्टार्ट होता है और 14 तक खत्म होता है। तो पीएच की जो रेंज है वो 0 से लेके 14 तक होती है। 0 से लेके 14 तक होती है। क्लियर हो गया? अब 0 से लेके हमारे पास 3 तक क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। 4 से लेके 7 तक क्या कहलाता है बेटा, वीक एसिड। 7 से लेके 11 या 10 के वैल्यू 10.5 तक ये वीक बेसिस है, और या 11 से लेके स्टार्ट करोगे तो हमारे पास सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो यहाँ पर इस साइड में H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, OH आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, विपरीत है एक दूसरे के। अब पानी हो गया और ये दूसरे सब्सटेंसेस हो गए हमारे पास, जैसे कि पानी हो गया, पानी और NaCl और हमारे पास NaNO3, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सारे के सारे सब्सटेंसेस न्यूट्रल होते हैं, इनका pH 7 होता है। तो न्यूट्रल वाले ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, बाकी सारे जिनके पास OH- के आयन की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सारे बेसिक होते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के pH को पता करना है तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। ये जो ग्रीन कलर का लिक्विड है, ये लिक्विड अलग अलग एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट कलर देता है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस का पीएच कितना है। ठीक है। या तो हम पीएच स्केल का भी यूज कर सकते हैं। ये पीएच पेपर है, इसको भी हम लगा के यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। ठीक है। देखो ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पे यहाँ पे कलर दे के बताया हुआ है इनने कि अगर पीएच 1 रहेगा तो कौन सा कलर आएगा, पीएच 2 रहेगा तो कौन सा कलर आएगा, पीएच 3 रहेगा तो क्या कलर आएगा। तो हर एक पीएच पे अलग अलग कलर आता है। ठीक है। ये देखो ये 1 से लेके 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, तो ये पहला जो पेज रहेगा इस पे 1 से लेके 7 तक का कलर दिया हुआ है। फिर जो दूसरा पेज है बताया है कि इसको अगर आप किस सॉल्यूशन में डालोगे, है ना, मान लो किसी कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच है मान लो हमारे पास 14, तो कौन सा कलर दे देगा बेटा, ये हमारे पास ये वाला नीचे वाला कलर आ जाएगा इस पीएच पेपर का यूज करके। ठीक है। क्लियर हो गया? हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं इस सेम चीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। हमारे पास दोनों चीजें अभी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत अलग अलग इंडिकेटर को मिला के बनता है। मतलब उसमें हम रेड कैबेज का सॉल्यूशन भी मिला देते हैं, उसमें हम टर्मरिक का सॉल्यूशन, मतलब बहुत अलग अलग सॉल्यूशन, फिनोप्थलीन भी ऐड कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी ऐड कर देते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हम ऐड करके, और वो हम इंडिकेटर जो बनाते हैं उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली सॉल्यूशन का पीएच पता करने के लिए यूज होता है। हमारे पास ये अलग अलग कलर है, जैसे कि अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं इसलिए तब उस कंडीशन में अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो लाल कलर आएगा, अगर हमारे पास थोड़ा 3 या 4 पीएच है तो हमारे पास ये हल्का सा ऑरेंज या हल्का सा येलो कलर आना चालू हो जाएगा। 5 और 6 पे तो येलो ही रहता है, लाइट येलो हो जाएगा 6 तक, ग्रीन कलर आ जाएगा 7 और 8 पे, लाइट ब्लू कलर आ जाएगा 9 पे, फिर हल्का सा डार्क ब्लू होते रहेगा, आखिरी में पर्पल कलर 14 तक आ जाएगा। ये पहले भी कराया हुआ है, अभी भी कर लो एक बार। किसी का पीएच 0 है तो कौन सा कलर आएगा, रेड। 11 है तो बेस है, पर्पल। 6 है तो एसिडिक है, ग्रीन कलर। अरे 6, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है। डी 3 है तो कौन सा कलर है, रेड या ऑरेंज, है ना, लगभग ऑरेंज लिख लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 डार्क ब्लू। एफ कितना दिया है, 8 किसका पीएच होता है, 8 लगभग 7, हाँ ग्रीन कलर होता है। ठीक है। विच इज एसिडिक और विच इज बेसिक, तो 0 वाला एसिडिक है, ठीक है, 6 वाला एसिडिक है, 3 वाला एसिडिक है, बाकी 11 13 8 ये सारे क्या है बेटा, बेसिक। सेपरेट द फॉलोइंग सब्सटेंस पीएच वैल्यू अबव एंड बिलो 7। लेमन जूस पीएच जो है वो बिलो 7 से कम होता है, तो लिखना पड़ेगा बेटा बिलो 7। ठीक है, क्या आएगा बेटा, ये बिलो 7 वाले ग्रीन से टिक कर देना, चलो बिलो 7 वाले ग्रीन से टिक कर दे। तो लेमन जूस बिलो 7 वाला है, लेमन जूस क्या है बेटा, बिलो 7, विनेगर बिलो 7, स्टमक जूस बिलो 7, और बाकी मैं ब्लू से टिक कर दे रहा हूँ, है ना, ब्लू से। तो वॉशिंग सोडा, टूथपेस्ट, ये सारे बेसिक है, तो पीएच 7 से ज्यादा होगा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मेनली कहाँ यूज होता है बेटा, पीएच डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है हमारे स्टमक में। ठीक है,
हमारे पेट में HCl होता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब भी हमारे पेट में एसिड ज़्यादा होता है उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी जो होती है उसको ठीक करने के लिए हम एंटी एसिड यूज करते हैं। मेनली एंटी एसिड के अंदर हम क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए काम में आता है। किसमें काम में आता है बेटा? टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए काम में आता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बाकी बिना डॉक्टर के उसके भी है ना, प्रिस्क्रिप्शन के भी आप ये दवाई ले सकते हो, ठीक है। ये दवाई, सिर्फ ये दवाई, या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की भी ली जा सकती है। सारी दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन की लेना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, पीएच ऑफ कॉज टू डिके। हमारे माउथ में जब भी माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है, ठीक है, तो हमारे माउथ में माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, जिससे हमारा माउथ एसिडिक नेचर का हो जाता है। हमारे जो माउथ में जो दांत होता है उसमें ऊपर वाला लेयर होता है, उसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल एक हार्ड सब्सटेंस मटेरियल होता है, लेकिन माउथ के अंदर जब एसिड आता है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके वो लेयर पूरी कोरोड हो जाती है और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। पीएच 5.5 से नीचे ना जाए, इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, और टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन में जो पिंक कलर का सब्सटेंस आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, कॉमन नेम है। उसके अंदर भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो नेचुरल फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें ज्यादातर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं होता। हाँ, वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। मट्ठा होता है ना, मट्ठा भी जैसे आपको मान लो बहुत एसिडिटी है, आप अगर आपने मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, बटर मिल्क, हाँ बटर मिल्क कहते हैं, मट्ठे को बटर मिल्क कहते हैं। अगर आप छाछ पी लो तो नेचुरल एंटी एसिड है। नेचुरल एंटी एसिड मतलब अगर आप बहुत ज्यादा दवाई पे डिपेंड नहीं होना चाहते तो आप नेचुरल एंटी एसिड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी दवाइयाँ रहती है ना, इनमें जो केमिकल रहता है वो कुछ ऐसे भी केमिकल रहते हैं जो हमें बताए नहीं जाते, वो उसके अंदर रहते हैं, वो उसमें लिखते भी नहीं शीशे के पैकेट में कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है, ठीक है। तो वो भी जो केमिकल रहता है वो मान लो मेरे बॉडी के अंदर जा रहे तो कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट को दिखाएंगे, क्योंकि कंपनी लेबल ही नहीं कर रही उन्हें, है ना। जैसे कलरिंग एजेंट है, वो कलरिंग एजेंट को लेबल ही नहीं करती कि कलर कितना अमाउंट में डाला है, कौन सा कलर यूज किया इसमें। तो ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ होती हैं जिसके अंदर लेबल नहीं होता है ना। इनो ही उठा के देख लेना, इनो में भी आपको लेबलिंग नहीं मिलेगी बहुत सारे क्वांटिटी की, है ना। हो सकता है अब आने लगी हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन पहले भी मैंने जो इनो देखा था उसमें लेबलिंग नहीं आती है। तो वो क्या करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत सारे केमिकल वो डालते हैं अलग से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालना चालू करता है, एफर्वेसेंस चालू करता है, वो हम पी लेते हैं तो कुछ देर के लिए एसिडिटी से नॉर्मल हमको हो जाता है। लेकिन मट्ठा अगर आप पीते हो, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, अगर आप मट्ठा पीते हो आपको पेट में बहुत राहत मिलेगी। प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच। कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल्स होता है जो अपने बचाव के लिए भी एसिड रिलीज करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन जब मान लो एसिड रेन होता है तो हमारे सॉइल का, खेतों की जो मिट्टी होती है उसके पीएच चेंज हो जाता है, जिससे कि फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और वही एसिड अगर मान लो नदियों में चला गया तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियाँ, ये सब भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए, एसिडिक के इफेक्ट को कम करने के लिए वहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट क्या यूज करते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, या तो हम CaOH टू दी होल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म ये बता दिया मैंने, बहुत सारे एनिमल और प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे कि ये एक नेडल स्टिंग है, अगर वो हमारे को लग गया कहीं पे भी ऐसे तो वहाँ पे एसिड रिलीज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। लेकिन उसके बगल में एक प्लांट होता है डॉग प्लांट, DOCK डॉग प्लांट होता है। डॉग प्लांट बेसिक होता है, अगर उसको हम वहाँ पे घिस के लगा लेते हैं तो वो एसिड और बेस रिएक्शन करके वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। अगर आपको कभी भी कोई मधुमक्खी काट ले तो हमें वहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, बेकिंग सोडा लगाना पड़ता है, या जो जंग होता है आयरन ऑक्साइड, वो भी आप वहाँ पे घिस सकते हो ताकि एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। लेकिन वही अगर आपको वास्प काट ले तो काट ले बेटा वास्प, ठीक है, वास्प एक प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है। वो अगर काटता है तो आपकी बॉडी में बेस रिलीज करके जाता है। क्या रिलीज करके जाता है बेटा, बेस रिलीज करके जाता है। वहाँ पे कोई ना कोई एसिड लगा लो, मिथेनोइक एसिड लगा लो, इथेनोइक एसिड लगा लो, अरे एसिडिक एसिड घिस लो वहाँ पे, मिथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड हमें वहाँ पे लगाना पड़ेगा तो वो रिलीज देगा। क्लियर हो गया। आप मान लो अगर मधुमक्खी काट रही तो नीम की पत्ती भी लगा सकते हो, क्योंकि वो भी बेस है, वो भी वहाँ पे रिलीज देती है। भाई एक बात बताते हो, बिच्छू काट गया तो वो सांप काट गया, वो मधुमक्खी काट गया, सांप डर गया होगा।
अरे इधर पे काटी थी अरे हमारे क्लास में सांप काटेगा भाई मैं तो उसको काटा हुआ सांप पता कौन सा उल्लू के मोबाइल में नहीं आता वही वाला सांप काटा इसको। अरे हाँ भैया वो निकल के आ गया वो तो मोबाइल से, मैं मना कर रहा था उसको काट गया। वो चार्जिंग पॉइंट से निकल गया। चार्जिंग पॉइंट हो गया। एक काम करो अपने सारे जीव जंतु काट लिया है, उसी का रिएक्शन लग रहा मुझे। भाई नीम लगा लेते थे सर पे। बेटा ये why do HCl and HNO3 shows acidic character aqueous solution, क्योंकि उनके पास H+ आयन रिलीज करने की कैपेसिटी होती है। देन अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो H+ आयन रिलीज नहीं कर पाते। why do aqueous solution of acid conduct electricity, क्योंकि वो H+ आयन वाटर के अंदर रिलीज करता है। आयंस ज्यादा होने के कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देन why do HCl gas not colored the dry litmus paper, क्योंकि वहां पे ड्राई लिटमस पेपर में है ना पानी के अंदर ही H+ आयन रिलीज होता है, पानी नहीं होगा तो H+ आयन रिलीज नहीं होगा। एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, एसिड को पानी में हमें ऐड करना चाहिए नहीं, एसिड में पानी ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो जो भी हीट निकल रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइम पे, क्योंकि एसिड को जब भी पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट जो भी निकल रही है वो सारी की सारी पानी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, इसलिए हम पानी में एसिड को मिलाते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, जब भी पानी में एसिड में ढेर सारा पानी मिला देंगे तो हाइड्रोनियम आयन का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया, मान लो पहले 50 आयन थे 10 ml में, अब आपने पानी और ऐड कर दिया, अब 100 ml में 50 आयन प्रेजेंट है, तो डाइल्यूशन हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, एसिड का इफेक्ट भी कम हो जाता है। अब वो एसिड क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। H+ आयन ज्यादा होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, मान लो पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बेस ऐड कर दिया तो OH- के आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। OH- के आयन अगर और ज्यादा बढ़ रहे हैं तो जो सब्सटेंस है हमारे पास वो और ज्यादा बेसिक हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। डन, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी, ये वाला कर लिए, ठीक है, बनाने का सॉल्ट। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट और वाटर बनाता है। फैमिली ऑफ एसिड या फैमिली ऑफ सॉल्ट कैसे डिसाइड करते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे पास एसिड और बेस पे, ठीक है। अभी एक बात याद रखना, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करके मतलब आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे बेटा NaCl और वाटर, ठीक है। एक एग्जांपल और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड, NaOH ले लिया, क्या बनाएगा बेटा NaNO3, ठीक है, और H के साथ OH क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो ये सब जो एसिड है इनका जो pH रहेगा वो कितना रहेगा बेटा 7 रहेगा, ये सब न्यूट्रल एसिड रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा न्यूट्रल एसिड रहेंगे, डन है ना, सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट रहेंगे। इसके बाद हमारे पास अगर मान लो मैंने एक वीक एसिड और वीक बेस यूज किया, मान लो मैंने एक वीक एसिड यूज किया, वीक एसिड मतलब CH3COOH, ये वीक एसिड है। इसके साथ मान लो मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, वीक एसिड के साथ में क्या यूज करना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस यूज करना है, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है। तो CH3COOH वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा वाटर, है ना, सबसे पहले बन गया वाटर और साथ में क्या बनेगा CH3COONA, CH3COONA। ये मेरे पास क्या बेटा एक वीक सॉल्ट है, क्या बेटा ये मेरे पास वीक सॉल्ट है, लेकिन ये कौन सा सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, तो ये कौन सा सॉल्ट है बेटा बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, समझ में आ गया बेटा। इसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, क्या यूज किया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में क्या यूज किया वीक बेस यूज किया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, जैसे मान लो HCl, वीक बेस क्या यूज कर सकता हूं मैं CaOH या CuOH टू द होल ट्वाइस, CuOH टू द होल ट्वाइस भी मैं यूज कर सकता हूं, CuOH टू द होल ट्वाइस में यूज कर सकता हूं। तो H के साथ OH क्या बनाएगा बेटा वाटर, क्या बनाएगा बेटा वाटर, और Cu के साथ Cl2, CuCl2, ये बन गया मेरे पास, समझ में आया। तो मेरे पास ये जो सब्सटेंस बनेगा, ये जो सब्सटेंस मेरे पास बना है, ये कौन सा सॉल्ट होगा बेटा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा बेटा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा।
तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट किससे बना होगा मिलके, पहले ये बताओ, पोटेशियम सल्फेट किससे मिलके बना होगा? देखो बेटा, K2SO4 ये पोटेशियम सल्फेट है। सुनो कैसे बनाता है, कैसे पता करेंगे कौन सा एसिड रहेगा कौन सा बेस रहेगा? पोटेशियम सल्फेट किस एसिड और किस बेस से मिलके बना होगा, कैसे पता करेंगे? देखो, जो स्टार्टिंग वाला हमारे पास मेटल होता है, इस K के साथ हमेशा OH लगाना, मतलब मेटल के साथ OH लगेगा। जो पीछे वाला ग्रुप है इसके साथ H लगेगा। तो अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये हमारे पास जो सॉल्ट रहेगा, ये कैसा सॉल्ट रहेगा? न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? ये न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। इसका पीएच कितना रहेगा? 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। डन। इसके बाद क्या बोला है बेटा? सोडियम सल्फेट। अब मैं फिर से एक और बार समझा दे रहा हूं, देखो कैसे सोडियम सल्फेट कैसे पता करोगे? देखो, सोडियम सल्फेट कैसे पता कर रहा है बेटा? सोडियम सल्फेट देखो, जो स्टार्टिंग वाला रहेगा, जो मेटल रहेगा, अरे सोडियम क्या है? मेटल। मेटल के साथ OH लगाएंगे, मतलब Na के साथ OH, NaOH, और जो मेरे पास पीछे वाला SO4 है इसके साथ H लगाएंगे, तो H2SO4। डन, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो इसके बाद मान लो मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट कैसे? सुनो, कैल्शियम मतलब CaSO4, कैल्शियम मतलब आ जाएगा Ca, और स्टार्टिंग वाले के साथ क्या आता है? OH, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बन जाएगा बेटा साथ में? H2SO4। जो पीछे वाला है इसके साथ H लगता है, H2SO4। तो हमारे पास ये किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है बेटा मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलके क्या बना रहा है बेटा? एक एसिडिक सॉल्ट बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? एक एसिडिक सॉल्ट बना रहा है। क्लियर हो गया? चलो ऐसे करके हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हम लोग को पता चल जाएंगे कौन सा एसिडिक सॉल्ट है कौन सा बेसिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिलाने पे बनता है। बेसिक सॉल्ट एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे बनता है। न्यूट्रल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे बनता है। मान लो दोनों ही वीक हो, एसिड भी वीक और बेस भी क्या हो बेटा? वीक हो। मान लो मेरे पास वीक एसिड है और वीक बेस है, तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा इसकी एसिडिटी या इसकी बेसिसिटी किस पे डिपेंड करेगी बेटा? हाइड्रोलिसिस होने पे डिपेंड करेगी। कितना पानी मिला के वो कैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कैसे पानी उसको तोड़ता है, वो पानी के अंदर कितना डिसोसिएट होता है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो एसिडिक रहेगा या वो बेसिक सॉल्ट रहेगा। डन। इसके बाद केमिकल जितने भी लेबोरेटरी रहता है उसके लेबोरेटरी ग्रेड के जितने भी एपरेटस बनते हैं वो पूरे केमिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। हम थर्माइट रिएक्शन करते हैं। हाँ ये भी बात सही है। जैसे लुपिन है, लुपिन में केमिकल इंजीनियर्स लगता है। लेबोरेटरी में जो भी मशीन्स होती हैं वो मशीन्स कौन सितारेगा? केमिकल इंजीनियर्स। अरे भैया ह्यूमन बन एक मिनट रुकिए, बोल लेते हैं। मुझे इनके पास पैसा भी खूब मिलता है सॉफ्टवेयर। देखो ऐसा है, काबिलियत पे होता है पैसा। देखो किसी भी कंपनी में पैसा दो चीज पे मिलता है। पहली बात कंपनी पे कितना पैसा है। जैसे मान लो कंपनी ऐसी है, बहुत छोटी सी कंपनी है, आप बहुत अच्छा काम करोगे तो भी कम पैसा मिलेगा। आप कंपनी को कितना मुनाफा करके दे रहे हो उस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप बहुत अच्छा, आपको इंजीनियरिंग का काम आता है, आप काम कर रहे हो, आपके लैब में आप कंपनी को लगभग साल भर में 4 करोड़ 5 करोड़ का सामान बना के दे रहे हो। अरे आप कंपनी जाओगे, कुछ ना कुछ काम करोगे। जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मैं मान लो मेरे पास 5 सेक्शन है पढ़ाने के लिए, मैं बच्चों को अगर अच्छा पढ़ाऊंगा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरा एक्सपोजर मिलेगा, बच्चे मेरा अच्छा रिव्यू देंगे, बच्चे फीस का जमा करते हैं, स्कूल में जमा करते हैं। तो अगर मेरे वजह से 4 बच्चे अच्छे रुक गए स्कूल के अंदर, भाई मान लो अगर मैं घटिया पढ़ा रहा हूँ, टीचर घटिया पढ़ा रहे हैं, तो सारे स्कूल के बच्चे नहीं चले जाएंगे, स्कूल लॉस में चला जाएगा, मेरी सैलरी क्यों बढ़ेगी? तो सैलरी किसी भी इंसान की उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितना काम करके दे रहे हो। अब काम किस पे डिपेंड करता है कि उस एरिया में या उस जिस जमाने में आप पढ़ा रहे हो या जिस जमाने में आप काम कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो उससे कितनी इनकम होगी। अब जैसे केमिकल लेबोरेटरी है तो इन सब में इसलिए इनकम हो जाती है क्योंकि ये हमेशा दवाइयाँ प्रॉपर चलनी ही है, ये रुकनी नहीं है कभी। जैसे कोरोना टाइम में तो पीक में चला गया था दवाई का सिस्टम, और जिस हिसाब का लाइफ स्टाइल है इस हिसाब से जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये बढ़नी ही है आगे, ये डाउन नहीं होना इनको। समझना है? आप होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये बढ़नी ही है। तो अगर आपने ज़्यादा काम करके दिया तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिर काबिलियत पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना काम आता है। अभी तो फार्मेसी की दवाई के बारे में पता हो। पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ पहले बहुत ज़्यादा पता था, अब बहुत दिन से कुछ किया नहीं तो याद नहीं। तो पढ़ते थे तो मेडिकल स्टोर में बैठते थे तो सब कुछ याद आता था कि ये दवाई होती है, इसके साथ ये खा लो, ये कॉम्बिनेशन है, ये इसके साथ खाना। लेकिन अब धीरे धीरे भूल के 5-6 साल हो गए। एक बार आप मजा में पूरे पैरासिटामोल पैरासिटामॉल
कब आता है? अरे वो तो जोक मार दिया था, पहले बहुत कुछ पता था, अब तो धीरे धीरे सब मतलब हैबिट से निकल गया ना। अब जैसे मान लो किसी ने 10 साल पहले 10वीं पढ़ी होगी तो वो एकदम एक्यूरेटली नहीं पढ़ा पाएगा। मुझे अब किताब का भी याद है कि इस बारे में ये पढ़ाना, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तो जो जिस फील्ड में लग जाता है ना उसी फील्ड में। चलो सुनो बेटा, यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड, बेटा यहाँ देखो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिडेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे दिए हुए हैं। हमको ये बताना है इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है, ये हमें सब बताना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे बताओगे, इधर देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे बना होगा? सोडियम मतलब Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट कैसे बना होगा बेटा? हाँ बता, रुक जा। सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलके बना होगा, बताया नहीं? कैसे किस एसिड और किस बेस से मिलके बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड। बता ना कौन सा, क्या नाम होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड का, मैं भी लिखूं। बैठ के बात कर रहा था कहीं का, तू आंसर बता, आपकी बात छोड़। क्यों ऐसे हाथ कौन कर रहा है पीछे से? हाँ ये नाम बता सकते। किस एसिड किस बेस से मिलके बना हुआ? Na2CO3। कौन सा एसिड कौन से बेस से मिलके सॉल्ट बना? Na के बाद Na रहता है, क्या लगाते हैं उसके साथ में? हाँ मेटल के साथ में क्या लगाते हैं हमेशा? बताया अभी कुछ देर पहले बताया। Na के साथ में हमेशा क्या लगाएंगे? जो भी मेटल रहेगा उसके साथ OH लगाएंगे, और जो भी जैसे ये CO3 है तो Ca के साथ क्या लगा देंगे बेटा? H लगा देंगे, H2CO3। तो NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 क्या है बेटा हमारे पास? वीक बेस है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4। तो जिंक के साथ मेटल है ना, जिंक के साथ क्या लगेगा? जिंक के साथ क्या लगेगा? OH बेस है ना, ZnOH टू दी होल ट्वाइस। सल्फेट के साथ क्या लगेगा? हाइड्रोजन, H2SO4। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? वीक बेस है। तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्ट हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। ये भी कौन सा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। देखो स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है ना, बेसिक सॉल्ट। ऐसे करके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, करके देखना, ठीक है। चलो यहाँ पे इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इस पूरा भी यहाँ पे मैंने पिछले बार में पढ़ा दिया, ठीक है। अब कॉमन सॉल्ट क्या होता है बेटा? NaCl। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमें कैसे ऑब्टेन होता है? पहले तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमें सी वाटर से ऑब्टेन होता है ना? कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा? सी वाटर से ऑब्टेन होता है। कॉमन सॉल्ट अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी निकलता है, मतलब जमीन के नीचे से भी हम NaCl को निकाल सकते हैं। कॉमन सॉल्ट का यूज क्या होता है? बेसिकली हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, बहुत सारे दूसरे केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे अमोनिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। इससे हम हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस बना सकते हैं, बहुत कुछ चीज हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड हम खाने, सोडियम क्लोराइड हम खाने में यूज करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, खाने का टेस्ट बढ़ाता है। ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, खाने को सड़ने से बचाता है। अचार के अंदर हम डाल के रखते हैं, मतलब जो भी हमारे पास फिश या मीट होता है इसके अंदर भी जब उसको काटते हैं उसमें भी बीच में लगा के रखते हैं। सोडियम क्लोराइड इज मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप, साबुन बनाने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे आइस को मेल्ट कराने के लिए भी हम नमक का यूज करते हैं। हाँ वही प्रिजर्वेटिव है, लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। ये काले और वाइट नमक में क्या केमिकल फॉर्मूले का, केमिकल फॉर्मूले का NaCl मतलब जो कॉमन सॉल्ट होता है, और जो रॉक सॉल्ट होता है वो KCl। वो जमीन के अंदर मिलता है, समुद्र के अंदर से मिलता है, जमीन के अंदर से भी मिलता है, लेकिन बहुत कम डिपॉजिट होता है, समुद्र में ज्यादा। चलो भैया आपने बोला ना कि आइस को मेल्ट करने से क्या होता है, तो अगर अपन मिल्क निकाल दे, बर्फ निकाल के उसमें नमक डाल दो, जल्दी गल जाएगा, जल्दी गल जाएगा। एक काम करना है, एक तरफ बर्फ निकालना, उसको नॉर्मल किसी उसमें कुछ नमक मत डालना, उसको नॉर्मली रख देना। एक तरफ बर्फ निकालना, उस ट्रे में, पूरे ट्रे में नमक डाल देना, वो जो नमक वाला हो जल्दी गलेगा, जिसमें नमक नहीं होगा वो जल्दी नहीं गलेगा, जमता भी नहीं, वो लिक्विड ही बना करके। बेटा केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, ऐसे कौन से केमिकल से जो कॉमन सॉल्ट से बना सकते हैं? सबसे पहले क्या दिया बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाते हैं बेटा? क्लोर एल्काइल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? क्लोर एल्काइल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? ये पानी के अंदर हम क्या करते हैं? नमक डालते हैं। पानी के अंदर क्या करते हैं बेटा? नमक डालते हैं, 2 रॉड डालते हैं।
ये रॉड जो रहती है मेटलिक रॉड रहती है, ग्रेफाइट की रॉड, जिसको भी आप समझ सको, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। इसमें हमने क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। ये एनोड है पॉजिटिव वाला, इससे कनेक्ट हो गया ना, ये एनोड है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, पानी है इसके अंदर, पानी किसमें डिवाइड होता है बेटा, H+ और OH- में डिवाइड होता है, और जो हमारे पास यहाँ पे नमक है वो डिवाइड होता है Na+ और Cl- में डिवाइड हो जाता है। अब क्या होगा, देखो ये एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस आता है, ठीक है, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो जितने भी हमारे पास Na के प्लस आयन है, सारे Na+ आयन यहाँ पे आ जाएंगे, सारे Na+ आयन, Na+, H+ आयन, सारे Na+ और H+ आयन यहाँ आ जाएंगे, और कैथोड पे सारा क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। सॉरी एक सेकंड, उल्टा कर दिया क्या? वो उसके ऐसे चले जाते हैं। ये नेगेटिव है, सुनो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे सारा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे सारा क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सुनो जब नेगेटिव आएगा, सुनो बेटा एक मिनट, जब यहाँ पे सारा नेगेटिव आएगा तो सारा हाइड्रोजन इस तरफ आएगा, उल्टा बोल दिया शायद मैंने, सारा हाइड्रोजन किस तरफ जाएगा बेटा, सारा हाइड्रोजन ये इस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा ना हाइड्रोजन आयन को, और यहाँ पे सोडियम आयन को, सबको कौन अट्रैक्ट कर लेगा बेटा, ये माइनस वाला अट्रैक्ट कर लेगा। और जो भी हमारे पास ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव वाला क्लोरीन गैस को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, क्लोरीन गैस को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सारे जितने भी क्लोरीन गैस है, ये जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से क्या लिबरेट होगा बेटा, क्लोरीन गैस निकल जाएगा। और यहाँ से जितने भी H+ आयन है, ये सब मिलकर क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस चला जाएगा। क्लोरीन गैस किस काम में आता है, वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने के लिए काम में आता है, स्विमिंग पूल में डाल सकते हैं हम उसको, साफ कर देगा। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो ऊपर हाँ PVC पाइप हो गया, या जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स आते हैं उसके ऊपर जो PVC की इंसुलेशन होती है, वो भी इसी की बनती है, ठीक है। जो प्लास्टिक का रबर लगा होता है ना, वो बताओ इधर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के लिए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पहले रेफ्रिजरेटर में यूज होती थी उसमें, और एज अ पेस्टिसाइड भी हम इसको यूज करते हैं। डन। इसके बाद जो हाइड्रोजन गैस है वो एज अ फ्यूल, एज अ अमोनिया गैस को बनाने, एज अ अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है, और मार्गरीन बनाने के लिए भी यूज होता है। डन। चलो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो, जो हमारे पास बता रहा हूँ, यहाँ पे कैथोड है, देखो कैथोड पे हमारे पास ढेर सारा Na+ आयन आ रहा है, और सारा Cl- आयन इस साइड आ गया, क्लियर हो गया। और जब सारा Cl- आयन इस साइड आ गया तो क्लोरीन गैस तो यहाँ से निकल गई, लेकिन यहाँ पे Cl- आयन के साथ साथ OH- आयन भी ढेर सारे आएंगे, ठीक है। सारे OH- आयन भी इसी साइड आएंगे, क्लियर हो गया। सारे OH- आयन भी इसी साइड आएंगे, तो सारे OH- आयन इस साइड आएंगे, तो ये बीच में लगा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में क्या लगा है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत छोटे पार्टिकल्स को एक साइड से दूसरे साइड को फ्लो करवाता है। मतलब तो यहाँ पे सोडियम है, और यहाँ पे क्या है बेटा, OH आयन है, क्योंकि फ्लो देखो हाइड्रोजन गैस तो निकल गया, तो हाइड्रोजन गैस में मिटा दे रहा हूँ, क्लोरीन गैस भी निकल गया, तो क्लोरीन भी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। डन, समझ में आ गया। और यहाँ से हाइड्रोजन भी मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो जो सारा का सारा सोडियम मेरे पास यहाँ मिला हुआ है, जो सारा सोडियम मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, तो सारा सोडियम इधर पे, सारा OH- इधर है। अब क्या होगा, देखो जो सोडियम है वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा उस साइड पे, क्यों, क्योंकि OH में 2 एटम्स है, O और H, दोनों का साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, कंबाइन होकर दोनों का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोनों का साइज बढ़ गया तो क्या होगा, ये जो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, तो इसमें से जो हमारा OH- आयन है वो इधर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। कौन ट्रैवल करेगा बेटा, हमारे पास Na आयन ही ट्रैवल करेगा OH के पास में, और Na और OH मिलकर यहाँ पे क्या बना लेगा बेटा, NaOH बना लेगा। तो NaOH किस साइड बनता है बेटा, NaOH एनोड के साइड पे बनता है। NaOH क्या बनता है बेटा, एनोड के साइड पर बनता है। ये क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है, एज आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है सीरीज से। देखो क्या, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, तुमको कोई ये नहीं पूछेगा क्लोरोएल्कल प्रोसेस में क्या बनता है, वो तो क्वेश्चन तुम्हें यहीं से निकालेगा, है ना। एनसीईआरटी बहुत डिटेल में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ब्राइन क्या होता है, कोई हो सकता है ये भी पूछ ले, ब्राइन क्या होता है, पानी में अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में अगर मैं नमक मिला दूं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्राइन कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं, कपड़े जहाँ पे बनते हैं ना उन इंडस्ट्रीज में इसका यूज करता है, पेपर जहाँ पे बनता है वहाँ पे इसका यूज करता है। बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बॉक्साइट एक प्रकार की ओर होती है
जिससे हम एल्यूमिनियम निकालता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डीग्रीजिंग करता है मेटल्स को। डीग्रीजिंग मतलब जो मेटल के ऊपर ऑयल और ये सब लगता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाओगे तो सारा निकल जाएगा। डन, क्लियर हो गया? चलो इसके बाद फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 एंड 10 मोल ऑफ वाटर। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा मेनली कपड़े धोने के लिए काम में आता है, क्लीनिंग एजेंट होता है एक प्रकार का। यहाँ पे जो 10 मोल ऑफ वाटर लगे हैं इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मतलब अगर ये 10 मोल ऑफ पानी नहीं होगा तो यहाँ पे Na2CO3 का क्रिस्टल नहीं बनेगा। देन चलो इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी। क्लियर हो गया? चलो यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है? एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज करता है, ठीक है। इनफैक्ट द सोडियम कार्बोनेट इज अ कंपोनेंट ऑफ मेन ड्राई सोप। एक जो ड्राई सोप होता है ना, ड्राई सोप बनाने के लिए काम में आता है, पेपर सोप बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। ये पढ़ लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कौन रिमूव करता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट यूज करता है परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज करता है। इसके बाद सोडियम कंपोनेंट सच एज बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज करता है। क्लियर हो गया? सुनो अब यहाँ पे बेकिंग, यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे होती है बेटा? इसमें सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है ये मैंने बताया पहले। क्या करना है? नमक लेना है, नमक को ठंडे पानी में डाल देना है बिल्कुल। उसके अंदर अमोनिया गैस डालनी है। अमोनिया गैस के साथ क्या डालना है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डालना है। क्या बनाएगा? Na2CO3। क्या बनाएगा बेटा? Na2CO3। और साथ में क्या बनाएगा? NH4Cl। क्या बनाएगा बेटा? NH4Cl। क्लियर हो गया? अब ये जो Na2 हमारे पास सॉरी NaHCO3 बनता है। क्या बनाता है बेटा? NaHCO3 बनाता है। अब ये जो हमारे पास NaHCO3 बना है, क्या बना है बेटा? NaHCO3। इस NaHCO3 को हम क्या करेंगे बेटा? हीट कर देंगे। हीट करने पे क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2CO3 और साथ में क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? Na2CO3 और साथ में क्या बनाएगा? वाटर। बाद में यही Na2CO3 क्या करेगा बेटा? 10 मोल ऑफ पानी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा बेटा? 10 मोल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और क्या बनाएगा? Na2CO3 डॉट 10 मोल ऑफ वाटर। इट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये मैंने पढ़ा दिया आपको। इसके बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा? दैट इज NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनता है अभी बताया। नमक को लेना है, नमक को बिल्कुल ठंडे पानी में ऐड कर देना है। नमक को किसमें ऐड करना है बेटा? ठंडे पानी में ऐड करना है। साथ में क्या डालना है बेटा? अमोनिया गैस, ये भी ठंडी गैस होती है। और साथ में डाल देना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? NaHCO3 और साथ में बनाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट होता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे ना तो सॉलिड से सीधा क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सीधे क्या बन जाए? गैस बन जाए, ठीक है। तो सब्लिमेट करके हम NH4Cl को निकाल देता है। NaCl नमक, नमक को पानी में डालना है, उसमें अमोनिया गैस डालनी है और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालनी है। ये रिएक्शन करके NaCO3 बनाता है। यूज क्या है? जो पकोड़े को क्रिस्पी बनाते हैं उसमें यूज करता है। और क्या यूज है बेटा? एसिडिटी जो स्टमक की रिलीज होती है ना, उसको खत्म करता है। वो टेम्परेरी रिलीफ कौन देता है? ये एज एन एंटी एसिड काम करता है NaCO3। क्लियर हो गया बेटा? इसके साथ बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। बेकिंग पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कहीं पढ़ा था। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या होता है? तो बेकिंग सोडा में अगर आप टार्टरिक एसिड मिलाते हो, टार्टेरिक एसिड अगर आप मिलाते हो तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या बन जाएगा बेटा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। समझ में आ गया? ये बेकिंग पाउडर को हम केक में डालते हैं। इस बेकिंग पाउडर को हम किस में डालते हैं बेटा? इसी बेकिंग पाउडर को हम जो पकौड़ा होता है उसके अंदर डालते हैं। हाँ, सिट्रिक एसिड भी, ईडेबल एसिड कोई सा भी सिट्रिक एसिड पे डाल सकते हो। सिट्रिक एसिड के भी क्रिस्टल आते हैं मार्केट में, वो भी डाल सकते हो। डन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। जहाँ फायर लगी हुई हो वहाँ पे अगर इसको डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है वो आपको बुझा देती है, एक्सटिंग्विश ऑफ कर देती है, उस पर काबू पा सकते हो आप। डन। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, कलर को रिमूव करने के लिए काम में आता है। बनता कैसे है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देन इसके अंदर हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं, ये बनाता है CaOCl2। क्या बनता है बेटा? CaOCl2। साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर निकल जाएगा। देन यूज क्या है? कलर निकाल देता है, कलर हटा देता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग कॉटन करने के लिए काम आता है, मतलब कपड़ों का कलर यूज निकालने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, जहाँ कपड़े की इंडस्ट्री होगी वहाँ पर तो यूज कर लेंगे। लॉन्ड्री में यूज कर सकते हैं, जो ड्राई क्लीनिंग के लिए देता है, उस समय मान लो कोई स्टेन लगा हुआ है वो निकालने के लिए भी हम इसका यूज करता है। ड्रिंकिंग सप्लाई में हम इसको डाल देते हैं ताकि जो पानी है वो साफ हो जाए। क्लियर हो गया? अभी कभी भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर को हम हमेशा कभी भी हवा में क्यों नहीं रखते, ओपन में क्यों नहीं रखते, हमेशा बंद करके क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें से क्लोरीन गैस परमानेंटली निकलते रहती है, उसमें से स्मेल आती रहती है क्लोरीन गैस की। तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब भी उसको हवा में रखेंगे उसमें तो क्लोरीन गैस निकलते रहेगी, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मेनली यूज फॉर द वुलन अनश्रिंकेबल, जो इजी आता है या कंफर्ट आता है वो उसमें डालते हैं। वुलन जो क्लॉथ होते हैं, जो ऊन के कपड़े होते हैं, उसको भी ब्लीच करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एन एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करता है। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, एंड हेमीहाइड्रेट, इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले इसका काम प्लास्टर यूज करने के लिए किया था, तो यूज पहले बता दिया, प्लास्टर बनाने के लिए यूज होता है, और पेरिस में ये निकाला गया था, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है। देन यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम एक हार्ड मटेरियल होता है। जिप्सम क्या होता है बेटा? एक हार्ड मटेरियल होता है, दैट इज CaSO4। क्या बनता है बेटा? CaSO4। इसमें 2 मोल ऑफ पानी मिलाते हैं, ये हार्ड मटेरियल है। जैसे इसको आप हीट करोगे, जैसे इसको क्या करोगे बेटा? हीट करोगे, तो हीट करने पे क्या बनाएगा? CaSO4, और साथ में क्या बनाएगा? हाफ मोल ऑफ वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? हाफ मोल ऑफ वाटर, और ये 1.5 मोल ऑफ पानी यहाँ से निकल जाएगा। चलो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इस कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब ये आधा मोल ऑफ पानी है, अभी इसको हम जब जिप्सम से जब कन्वर्ट करते हैं POP में, तो कितने में इसको हीट अप करते हैं बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप करते हैं। लेकिन जब भी मैं कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट इसको मैं बहुत ज्यादा हीट कर दूं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे हीट कर दूं, तब क्या होगा? सुनो बेटा, देखो 2 मॉलिक्यूल था, इसको हीट किया, POP बन गया। अब POP है मेरे पास, मैं 100 से ऊपर का टेम्परेचर कर दूं, फिर क्या बनेगा? उड़ जाएगा, CaSO4 बनेगा, और जो आधा मॉलिक्यूल है पानी का बेटा वो भी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। क्या बात है, राजवान जी पढ़ रहा है, ठीक है। वो बुरे दिनों अच्छे दिनों, सुना कोई बात नहीं। कैल्शियम सल्फेट अगर उसमें और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा? रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? सुनो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर बोन को सेट करने के लिए यूज में आता है। डेकोरेटिव टॉयज मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट ये बनाने के लिए यूज होता है। एज अ फायर प्रूफ मटेरियल, कहीं पे अगर आपको POP मिले, उसमें उंगली पे ऐसे डुबा के और ऐसे उस पर पूरे ऐसे हाथ पे लपेट लो, फिर उसको ऐसे आग वाग लगाओ, तो आपके हाथ में आग नहीं लगेगी क्योंकि वो जलेगा, ठीक है। फायर प्रूफ मटेरियल है। लेबोरेटरी में हम सीलिंग एयर कंटेनर को बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो ये एक बॉटल है, इसके अंदर मान लो हमें कोई सी एक एग्जांपल है, मान लो ये कोई बॉटल है, इसके अंदर मान लो कोई गैस को हम ऐसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, या कोई केमिकल स्टोर करके रखना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका ढक्कन खुला रह जाएगा तो मान लो वो इवेपोरेट कर जाएगा, मान लो कोई लिक्विड केमिकल है। तो इसको अगर मुझे सील करना हो तो मैं क्या करूँगा बेटा? इसमें मैं पहले POP लगाऊंगा, POP लगा के ढक्कन को कस दूंगा, तो एयर टाइट कंटेनर हो जाएगा। समझ में आया बेटा कहने का मतलब क्या है? भैया ब्लीचिंग पाउडर से फैब्रिक पेंट निकल जाता है। फैब्रिक पेंट हाँ निकल जाएगा, अगर अपन को खरीदना होगा तो दुकान में मिलता है ना ब्लीचिंग पाउडर, रिन ब्लीचिंग लिक्विड भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। हो गया? यहाँ पे बेटा वॉल ऑफ हाउस में जो पुट्टी करते हैं उसके लिए भी यूज करता है, ठीक है। और जो डेकोरेटिव आइटम्स होता है, जो फॉल सीलिंग होती है, उनको बनाने के लिए भी हम POP का यूज करते हैं, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पानी के वो मॉलिक्यूल जिससे हम
पानी के वो मॉलिक्यूल जिससे हम किसी भी सब्सटेंस का क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो CuSO4 कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसके अंदर कितने मोल ऑफ पानी होते हैं बेटा? 5 मोल ऑफ वाटर होता है। अगर मैं इसको हीट करता हूँ, कॉपर सल्फेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो वो क्या बनाता है बेटा? CuSO4 बनाता है कॉपर सल्फेट, और 5 मॉलिक्यूल जो पानी के होते हैं वो क्या हो जाता है बेटा? अलग हो जाता है, ठीक है। ये पहले ब्लू कलर का होता है, बाद में ये व्हाइट कलर का या कलरलेस हो जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल, अगर मान लो मैंने इसी कॉपर सल्फेट को कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दिया, या इसी कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ पानी अगर मैंने मिला दिया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा बेटा? ब्लू कलर का हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस किसमें था अपने पास? कैल्शियम कार्बोनेट में भी था, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का लिक्विड सब्सटेंस हो जाता है, लेकिन उसमें अगर मैं पानी ऐड कर दूं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दूं, तो किस कलर वो कैसा हो जाएगा बेटा? सॉलिड हो जाएगा, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो क्रिस्टल्स बनाने के लिए जितने पानी के मॉलिक्यूल का हम यूज करते हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। डन, क्लियर हो गया? चलो ये अपने पास दिया हुआ है, आज हम एक्टिविटी सारी करके देखिए, ठीक है। द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच। चलो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे।